हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवेंद्र सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लाइटिंग कैंडल। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। इसके ऑलरेडी मैं 3-4 वीडियोस जो है वो डाल चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, जिसमें हमने रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ओम्स लॉ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, वोल्टेज डिवाइडर रूल और रिलेटिव पोटेंशियल क्या होता है, उस सब के बारे में बताया है। और हमने उसमें 4-5 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लेकर के जो गेट एग्जाम या इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम से थी, उन प्रॉब्लम्स को लेकर के और उनको स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। तो ये जो अपना टॉपिक है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस, इस पे आज हमारा प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली दिस विल बी द लास्ट video on this, and from the next video we will switch over to the DC network theorems। तो फिर वहां से हमारा एक नया चैप्टर चालू हो जाएगा अपनी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर। तो आज इस लेक्चर में हमने एक प्रॉब्लम ली है, जिस प्रॉब्लम को हम अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अंडरस्टैंड किए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है? हमारे पास एक 15 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे हमारा एक ब्रिज है, एक रेजिस्टेंस ब्रिज है, और ये अनबैलेंस्ड ब्रिज है। ओके, यहाँ पे हम मे बी कि इसकी वैल्यू भूल गए। जस्ट ए मिनट, लेट मी सी द वैल्यू ऑफ दिस। लेट मी सी द okay, sorry, this resistance is 3 ohm, 3 ohm resistance। okay, so here we can see that this 3 ohm, 12 ohm, this is the ratio 1:4, this is 6:4 ratio of 3:2। it means ये जो हमारा रेशियो है वो 1/4 का है, और ये रेशियो हमारा 3/2 का है। तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड ब्रिज, दिस इज एन अनबैलेंस्ड ब्रिज। तो होता क्या है कि हम किसी और वीडियो में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ब्रिज की। बट इसका जो मेन बात होती है वो ये होती है कि बैलेंस्ड ब्रिज के अंदर क्या होता है, ये रेशियो सेम होता है। तो ये रेशियो सेम होने की वजह से क्या होता है, बीच की जो ब्रांच होती है उसमें कोई करंट नहीं आता। तो जैसे यहाँ पे स्विच है, स्विच में कोई करंट नहीं जाएगा। लेकिन ये एक अनबैलेंस्ड ब्रिज है, तो इसका अनबैलेंस्ड ब्रिज की वजह से इस स्विच में डेफिनेटली करंट जाएगा अगर ये स्विच क्लोज होता है। तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक स्विच है, जो स्विच अभी ओपन कंडीशन में हो सकता है, क्लोज्ड कंडीशन में हो सकता है, और स्विच को हम एक आइडियल स्विच मान रहे हैं। आइडियल स्विच के केस में क्या होता है कि रेजिस्टेंस इन ओपन कंडीशन इज इक्वल टू इनफाइनाइट, देयर विल बी जीरो करंट, देयरफॉर आई विल बी जीरो। इन सेकंड सिनेरियो, रेजिस्टेंस इन स्विच क्लोज कंडीशन, this is equal to 0। resistance in when the switch is closed, the resistance across the switch is 0, therefore voltage drop across the switch is 0। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमको पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। इफ रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट तो V अपॉन इनफाइनाइट 0, therefore when the switch is open there is zero current, and when V equal to IR, when the switch is closed then R is 0, therefore I, but whatever I is there, but resistance is 0, therefore the voltage is 0, therefore there will be no voltage, therefore when the switch S is closed there will be no voltage drop across the switch। it means the terminal B and the terminal D, they will be the equipotential terminals, they will be at the same potential। this point is very very important, क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें कैलकुलेट करना है कि जब ये स्विच ओपन है, when the switch is open, then what is the potential difference across the switch। potential difference across the switch मतलब either we can calculate VDB or we can calculate VBD, we will see। जो भी बड़ा होगा हम उसको, अगर B is higher than D तो we can calculate VBD, if D is higher than B we can calculate VDB। okay, but second part of the problem is कि when the switch is S is closed, तो then what is the current flowing through the switch। तो हमें स्विच में से फ्लो होने वाला करंट कैलकुलेट करना। और जैसे मैंने पहले बताया कि दिस इज एन अनबैलेंस्ड ब्रिज, तो डेफिनेटली व्हेन द स्विच एस इज क्लोज देयर विल बी सम करंट। ओके, तो अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स टेक द फर्स्ट केस व्हेन द स्विच इज ओपन। लेट्स जस्ट सिंपली रीड्रॉ दिस सर्किट। दिस इज 15 वोल्ट source is here, this is terminal A, here we have a 6 ohm resistance,
here this is terminal D, here we have 4 ohm resistance, this is terminal C, okay, this is 3 ohm resistance, this is terminal B, and this is 12 ohm resistance, this is terminal connected to C, and this switch is open. When the switch is open, we know this is infinite resistance, therefore there is no current. Okay, therefore there is no current, we can simply even eliminate this from here. Okay, then now if we see between point A and C, okay, now if we see between point A and C, there are two parallel paths. One path is having 3 and 12 ohm resistance in series, another there is another terminal which is having there is another path which is having 6 ohm plus 4 ohm in series. Okay, तो अभी हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें हाँ, अब यहाँ पे हमें क्या, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले VBD निकालना है. आइदर वी नीड टू फाइंड आउट VBD और वी नीड टू फाइंड आउट VDB. ओके, तो सबसे पहले हमें पता है, क्योंकि पैरेलल जो पाथ होते हैं, पैरेलल पाथ के अंदर वोल्टेज सेम रहती है, तो चाहे हम इस पाथ से जाएं चाहे हम इस पाथ से जाएं तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, बिकॉज टर्मिनल हमारे A और C हैं. बट क्या होगा, इस पूरी 15 वोल्ट में से अगर हम इस पाथ की बात करें तो कुछ वोल्टेज हमारी 3 ओम में ड्रॉप होगी, बाकी बची हुई हमारी 12 ओम में ड्रॉप होगी. सेम अगर हम इस पाथ की बात करें तो कुछ वोल्टेज हमारी 6 ओम में ड्रॉप होगी, कुछ वोल्टेज हमारी 4 ओम में ड्रॉप होगी. ठीक है, अब अगर हमें VBD या VDB कैलकुलेट करना है तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. या तो हम 12 ओम और 4 ओम में ड्रॉप निकाल लें और उनको यूटिलाइज करके VBD निकाल दें, या हम 3 ओम और 6 ओम में ड्रॉप निकाल लें और उनको यूटिलाइज करके हम VBD निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब इसके लिए करना, अगर हमें 12 ओम में ड्रॉप निकालना है, लेट्स सपोज कि हम 12 ओम और 4 ओम में ड्रॉप निकालते हैं और उसको यूटिलाइज करके हम, क्योंकि हमें अगर VBD निकालना है तो हमें B से D तक कोई एक पाथ फॉलो करना पड़ेगा. या तो ये BCD फॉलो करेंगे हम कैलकुलेट करने के लिए, या हम BAD फॉलो करेंगे. ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हम BCD वाला पाथ फॉलो करेंगे. ठीक है, तो ये पाथ फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले VBC पता होना चाहिए और हमें VDC पता होना चाहिए. तो अब क्या है, अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल. हमारा वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता है कि अगर हमारा दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 और उनके अक्रॉस कोई वोल्टेज V अप्लाई हुई है, तो हमें अगर R2 में ड्रॉप निकालना है तो दैट ड्रॉप V2 इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू नेट वोल्टेज अप्लाइड V. तो अगर हमें यहाँ 12 वोल्ट के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालनी है, तो लेट सपोज वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस, this is equal to 12 divided by 12 plus 3 multiplied by 15. Then this is equal to 12 by 15 into 15. This is equal to 15 से 15 cancel, 1 पे 12 volt. Okay, therefore this voltage is 12 volt. और 12 volt पे कैसा है कि टर्मिनल B is at a higher terminal with respect to C because VBC is positive. Okay, next अगर हम देखें, अगर हमें निकालना है VD, अगर हम सेम वे में, अगर हम यहाँ 4 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस हम ड्रॉप निकालें, 4 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस, यानी कि जैसे ये 12 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप था तो इट वाज VBC, ये हमारा है VDC. VDC इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई सेम वोल्टेज डिवाइडर रूल, 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, दिस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 15, 5 से 3, 2 से 2, दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट. ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 6 वोल्ट. इसका मतलब क्या, हमारा VBC जो है दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड आवर VDC इज इक्वल टू 6 वोल्ट. ओके, नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच था ना यहाँ पे इस तरीके से एक स्विच है, तो हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द स्विच. ओके, देन लेट अस सपोज वी वांट टू फाइंड आउट VBD. तो देन VBD विल बी इक्वल टू, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट. तो अगर हमें B से D के पाथ में पहुंचना है और जितने भी ड्रॉप आने हैं वो सब मेंशन कर रहे हैं. VBD क्या हो जाएगा, VBC प्लस VCD. VBC हमने कैलकुलेट किया था अभी 12 वोल्ट प्लस VCD.
हमने VCD जो हमने क्या निकाला था VDC, क्योंकि ये जो 6 वोल्ट आया था वो इस पोलैरिटी के साथ आया था। क्योंकि C तो हमारा क्या रेफरेंस टर्मिनल है, ये C तो हमारा सोर्स के नेगेटिव पर कनेक्टेड है, तो ये तो हमारा रेफरेंस टर्मिनल है, ये तो पूरे सर्किट का सबसे लीस्ट पोटेंशियल का पॉइंट है, तो ये तो हमेशा और टर्मिनल जो होंगे वो इसके विद रिस्पेक्ट टू हायर पोटेंशियल पे ही होंगे, ठीक है। तो जो हमारा VCD हमें चाहिए, लेकिन हमारे पास VCD नहीं है, लेकिन VDC है हमारे पास। तो VCD जो है, दिस VCD इज इक्वल टू माइनस VDC, तो दिस इज माइनस VDC, तो दिस इज इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस VDC इज इक्वल टू 6 वोल्ट, 12 minus 6, this is 6 volt. Therefore answer to this first problem is 6 volt, और 6 volt भी कैसे है, VBD, it means terminal B is at a higher potential with respect to terminal D of the switch, this is equal to 6 volt. Okay, तो ये जो पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट जो है वो कंपैरेटिवली आसान था, क्योंकि हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, स्विच ओपन है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये बिल्कुल ओपन हो गया, हमारे पास दो पैरेलल पाथ बन गए, एक पैरेलल पाथ में हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के 12 ओम के अक्रॉस हमने रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, दूसरे वाले पाथ पे भी वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के 4 ओम के अक्रॉस निकाल दिया, और सिंपल जो हमारा रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है, वो रिलेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया और हमें VBD मिल गया। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, वी कैन redraw this. Okay, now in the second part of this problem, the switch is closed. अब जैसे ही स्विच क्लोज्ड है तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ओके, 15 वोल्ट, दिस इज पॉइंट A, दिस इज 6 ohm, दिस इज टर्मिनल D, here the now this switch is closed. Okay, this is terminal B, here it is 3 ohm, here it is 4 ohm, this is terminal C, here it is 12 ohm. Okay, नाउ क्योंकि हमने अज्यूम किया था जो ये हमारा स्विच S है वो एक आइडियल स्विच है। आइडियल स्विच का मतलब क्या है, व्हेन दिस स्विच इज क्लोज्ड देयर इज नो रेजिस्टेंस, 0 ohm, this switch is having 0 ohm resistance, therefore there will be a current but there will be no voltage drop across the switch when the switch is in closed condition. It means the point B and D, they are equipotential point B and D are equipotential points, they are at the same potential. Okay, if we consider this thing, then जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस के अंदर भी बताया था कि अगर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं D और B, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, तो हम दोनों पॉइंट्स को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो ये जो हमारा सर्किट है, ये सर्किट अगर हम देखें थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के ये हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ये हमारा सर्किट सेम सर्किट, दिस इज आवर प्लस माइनस 15 वोल्ट सर्किट, ये हमारा जो A टर्मिनल है। नाउ अगर हम देखें D और B अगर सेम टर्मिनल है तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये B टर्मिनल पे था, ये 6 ओम D पे था और ये 3 ओम B पे था, और B और D जो है दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, तो हम दोनों को एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस पॉइंट वी कैन कॉल इट एज अ B और वी कैन कॉल इट एज D। ओके, और सेम वे में जो हमारे यहां से दो रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, एक 4 ओम और जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है 12 ओम, ये हम पॉइंट C से, दिस पॉइंट इज C and this is now these two resistances are connected between terminal C and terminal B and D, but B and D both terminals are at the same potential, therefore we, for the time being, we can assume that to be just one terminal. Okay, for calculation of voltage we can assume them to be only one terminal, but when we will be calculating the current through the switch, then we need to assume them as the two different terminals, only then there is a possibility of current. अगर एक ही पॉइंट होगा, B और D अगर एक ही पॉइंट है तो उसी पॉइंट पे हम, क्योंकि either there will be some current from B to D or from D to B, बट अगर वो एक ही पॉइंट है तो how we will show this current. ओके, इसलिए for the calculation of voltage
हम इनको एक पॉइंट मान सकते हैं बिकॉज दे बोथ ऑफ देम आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, बट करंट कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू अज्यूम देम एज द टू सेपरेट पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट अस सी, नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द, अब हमें स्विच में करंट निकालना है। स्विच में करंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल करंट चाहिए जो इस हमारे सोर्स से आ रहा है। टोटल करंट निकालने के लिए हमें इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास होगा तो हम ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल टू वाई आर, जहाँ पे V हमारा 15 वोल्ट है, R हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल गया तो हमारा I निकल जाएगा टोटल करंट। फिर हम देखेंगे उस टोटल करंट में से कितना करंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालने के लिए हम देखें 15 वोल्ट के टर्मिनल के बीच में, अगर हम देखें यानी ए और सी के बीच में देखें, 15 वोल्ट के जो दो टर्मिनल है वो ए और सी हैं, तो ए और सी के बीच में अगर हम देखें तो पहले यहाँ 6 ओम 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहाँ पे हमारा 4 ओम और 12 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और फिर जो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो रेजिस्टेंसेस आएंगे वो फिर सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेलल, अगर इफ टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है आर पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो 6 ओम और 3 ओम जो है हमारा अगर पैरेलल में है, ये सारे ओम्स में है। ठीक है, अगर कहीं पर नहीं भी लिखा है तो इट इज इन ओम्स ओनली। तो 6 ओम एंड 3 ओम इन पैरेलल मींस 6 इन पैरेलल विद 3 ओम इज इक्वल टू 6 into 3 divided by 6 plus 3 यानी 18 divided by 9 it means 2 ohm। ओके, और यहाँ पे 4 ohm और 12 ohm पैरेलल में, 4 in parallel with 12, this is 4 into 12 divided by 4 plus 12 यानी कि 48 equal to 48 divided by 16 यानी कि 3। ओके, तो यहाँ से हमारा निकल के आया 2 ohms, यहाँ से निकल के आया हमारा 3 ohms। तो इसका मतलब है कि हम इस कॉम्बिनेशन को हटा के we can make it as 2 ohm, और इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा के वी कैन राइट इट एज 3 ओम। ओके, एंड दिस इज पॉइंट बी और डी, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ओके, नाउ अब वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल करंट, दिस आई एज पर द ओम्स लॉ, दिस आई इज इक्वल टू, अब हम देखें तो अगर ए और सी के बीच में हम टोटल रेजिस्टेंस देखें, इस 15 वोल्ट के टर्मिनल का क्रॉस अगर हम टोटल रेजिस्टेंस देखें तो 2 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज, और सीरीज में हमें पता है सीरीज में आर सीरीज तो क्या होता है, सिंपली अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में तो जस्ट समेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस। तो अगर हम देखें तो 2 ओम प्लस 3 ओम अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ओम। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर इस 15 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस हम अगर बात करें तो हमारा एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर हम ओम्स लॉ लगा दें सिंपली, V इक्वल टू आई आर, V is 15, I we want to calculate, R is 5, therefore I is equal to 15 divided by 5, this is equal to 3 ampere। Therefore 3 ampere is the current which is coming out of this 15 volt source। ठीक है, अब एक चीज हमें और इसमें ध्यान देनी है, एक चीज हमें और निकालनी है कि जब हमने अभी मैंने रब कर दिया, मैं इससे बस जस्ट एक स्टेप पीछे जा रहा हूं, उस एक स्टेप पीछे हमारा क्या था, जो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकले थे, यहाँ पे 2 ओम का और यहाँ पे नीचे 3 ओम का रेजिस्टेंस, और बी ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा सी है, बीच का पॉइंट हमारा बी कोमा डी है, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम देखें अगर ये जो 15 वोल्ट है, अगर हम देखें इक्विवेलेंटली ये जो 15 वोल्ट है वो एक 2 ओम और एक 3 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस में ड्रॉप हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हम वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं तो हमें वोल्टेज एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिल जाएगा और वोल्टेज एट टर्मिनल बी विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल सी मिल जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर हम लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल सिंपली क्या कहता है कि अगर आपके दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1 है R2 है, और उनके अक्रॉस अगर आप एक नेट वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो R1 में जो ड्रॉप होगा V1, दैट V1 विल बी इक्वल टू R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू V, और V2 विल बी इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ओके, तो अगर हम यहाँ 2 ओम के रेजिस्टेंस में अगर हमें ड्रॉप निकालना है तो वोल्टेज ड्रॉप इन 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, या इसको हम कहें दिस इज VAB, या इसको हम कहें VADB, क्योंकि B और D जो है वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 15,
देन दिस इज इक्वल टू 2/5 इंटू 15, तो 5 से 3 करें तो 6 वोल्ट, 3 इंटू 2 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट है। अब इसके अगर 2 ओम के अक्रॉस हमारा 6 आ गया, तो हम सिंपल सी बात है 15 माइनस में 6 दैट विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट 3 ओम के अक्रॉस। या फिर अब 3 ओम के अक्रॉस भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इंटू 15, 5 से 3 भी जाएगा, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 वोल्ट आ जाएगा। तो इस हमें क्या पता लगा कि वोल्टेज VBC कह लें, हम चाहे VDC कह लें, क्योंकि B एंड D आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट, VBC और VDC, दिस इज इक्वल टू 15 माइनस 6 वोल्ट, दिस इज इक्वल टू 9 वोल्ट। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये हो गया। अब इस डायग्राम की हमें जरूरत नहीं, तो हम इसे रब कर सकते हैं। ठीक है, 3 एम्पियर वाले की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वो 3 एम्पियर करंट है। ओके, अब हमें क्या मिल चुका है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, हमें स्विच के थ्रू करंट निकालना है। तो अगर हम स्विच के थ्रू करंट हमें चाहिए, तो अगर हम डिफरेंट ब्रांचेस में करंट निकालें तो फिर हमें बहुत आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, अभी 6 ओम के रेजिस्टेंस में अगर करंट हमें निकालना है तो क्या चाहिए, अगर 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट चाहिए तो हमारे पास क्या है, 6 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालने के लिए हमारे पास में VAD हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, VAD इज इक्वल टू 6 वोल्ट है। ठीक है, तो VAD 6 वोल्ट है, 6 ओम का रेजिस्टेंस, अगर हम ओम्स वाला लगा दें इक्वल टू IR वाला सिंपल, तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे लेट से इस करंट को हम बोल देते हैं I1। ठीक है, V इज इक्वल टू I1 इंटू में R इज इक्वल टू 6 ओम, देन I1 इज इक्वल टू 6/6, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये I1 जो है हमारा 1 एम्पियर करंट वो यहाँ फ्लो करने लग गया। इसके लिए हम ये काम करते हैं, हम दूसरा कलर यूज करते हैं, लेट अस से ओके। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर करंट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 1 एम्पियर करंट हमारा यहाँ पे आया। अब देखा जाए तो हम बहुत सिंपल तरीके से, चाहे तो हमें इसके अक्रॉस भी वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वोल्टेज तो हमें पता ही है VAB कितनी है, VAB हमारी निकल गई है 6 वोल्ट। तो अगर हम देखें तो 6 वोल्ट, चाहे तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें इसके अक्रॉस करंट, मान लो ये हमारा I2 करंट है, लेट अस सपोज दिस करंट इज I2, तो हमें पता है कि ओम्स लॉ अगर हम लगाते हैं VAB इज इक्वल टू I2 इंटू में R इज 3 ओम, तो I2 और VAB is 6, VAB is our 6 volt, 6 is equal to I2 into 3, I2 is equal to 6/3, it means 2 एम्पियर। चाहे तो हम ऐसे कह दें कि ये 2 एम्पियर है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि 3 एम्पियर आ रहा था, 1 एम्पियर इधर चला गया तो बचा हुआ 2 एम्पियर हमारा इधर जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये 2 करंट हमारे मिल गए कि यहाँ पे हमारा 1 एम्पियर करंट है, यहाँ पे हमारा 2 एम्पियर करंट है। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि हमारा स्विच के थ्रू करंट कितना जा रहा है। ठीक है, उसके लिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमको VDC पता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें VDC पता है। तो अगर हमें VDC पता है, यानी हमें VDC पता है, VDC जो है हमारा, VDC इज इक्वल टू VBC, बिकॉज दे आर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि VBC इक्वल टू VDC इक्वल टू दिस। ओके, तो अगर हमें 4 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है तो सिंपल ओम्स लॉ हमारा जो लगेगा, VDC इज इक्वल टू, लेट सपोज इस करंट को हम बोल देते हैं, मान लीजिए दिस करंट इज I3। ठीक है, तो VDC इज इक्वल टू I3 इंटू 4 ओम, और VDC की वैल्यू क्या है हमारी 9, तो 9 इज इक्वल टू I3 इंटू में 4, तो I3 इज इक्वल टू 9/4, यानी कि 2.25 एम्पियर। ओके, तो I3 जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया हमारा 2.25 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें सॉल्व करने की जरूरत क्यों नहीं है, इसलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां से हमारा 1 एम्पियर करंट आ रहा है और इस पॉइंट से हमारा 2.25 एम्पियर करंट जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां से स्विच से इस डायरेक्शन में कोई करंट डेफिनेटली आ रहा होगा, यहां से डेफिनेटली कुछ करंट आ रहा है, तभी वो क्योंकि 2.25 एम्पियर 1 एम्पियर से ज्यादा है। तो इसका मतलब है जो यहाँ IS करंट आ रहा है, स्विच करंट आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में आएगा फ्रॉम B टू D। तो हमारा IS जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जो नेट आउटगोइंग करंट है I3 माइनस इनकमिंग करंट जो है I1, दिस इज इक्वल टू 2.25 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर है 1.25 एम्पियर। नेट करंट कमिंग थ्रू द नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द स्विच इज 2.25 एम्पियर। ओके, तो इसमें हम चाहते तो हमने इन 2 करंट को निकाला और इसको निकाला, उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, या हम चाहते तो हम इन 2 करंट को निकाल लेते, है ना। हम कहते हैं इस करंट को निकाल लेते, इस करंट को, ये करंट हमारे पास था जैसे,
ये करंट हमारे पास था, अगर हम इस करंट को निकाल लेते तो भी हमें मिल सकता था, क्योंकि यहाँ से अगर अगर हम देखें, अगर हम इसको, चलो हम इसको अगर दूसरी डायरेक्शन से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो दूसरे डायरेक्शन से सॉल्व करने में भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक I4 करंट है, ठीक है, तो ये I4 करंट कितना होगा, दिस I4 करंट विल बी इक्वल टू, हम ओम्स लॉ लगा देते हैं मान लो, तो ओम्स लॉ के हिसाब से VBC डिवाइड बाई 12 ओम, और VBC जो हमारा है, VBC हमारा है 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा आ गया 3/4 यानी कि 0.75 एम्पियर। तो इसका मतलब है I4 जो ये करंट है, ये करंट 0.75 एम्पियर है, तो यहां से 2 एम्पियर आया और यहाँ 0.75 एम्पियर करंट चला गया, तो IS क्या हो जाएगा उस केस में, IS विल बी इक्वल टू I2 माइनस I4। ओके, और डेफिनेटली करंट इसमें स्विच में इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इनकमिंग करंट ज्यादा है, आउटगोइंग करंट कम है, I2 जो है I4 से बड़ा है, तो I2 हमारा 2 है, I4 हमारा 0.75 है, तो दिस इज इक्वल टू 1.25 एम्पियर। तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। तो हम यहाँ हमें क्या है, हमें या तो हम इस करंट को और इस करंट को निकालते तो ये निकल जाएगा, या हम इस करंट को और इस करंट को निकाले तो भी ये करंट निकल जाएगा, तो हम किसी भी डायरेक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको जो भी कैलकुलेशंस हुई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट लगे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वोल्टेज डिवाइडर रूल के, इक्विपोटेंशियल पॉइंट के कॉन्सेप्ट के, वो आपको समझ में आए होंगे। लेकिन मेरी फिर दोबारा मैं हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस वीडियो में भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केवल इस वीडियो को बस केवल प्रॉब्लम को देखकर मत सोचिए कि वो आपको समझ में आ गया, आप उसे एक्चुअल में पेन पेपर लेकर के एक्चुअल में उसको सॉल्व करके देखिए, तभी वो आपको बहुत अच्छे से आएगा। और नेक्स्ट वीडियो से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है डीसी नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, और क्या कहते हैं थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन, और जो बहुत सारी डीसी नेटवर्क थ्योरम्स हैं उनको हम उसमें उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, उनके एग्जांपल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई किसी भी नए टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि नया वीडियो है, ताकि आप उसको जा करके देख सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।